आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 49। सिद्धार्थ की बातें सुनकर सुरभि उसकी आंखों में देखने लगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ था जो सुरभि के मन को आज बेचैन करने के बजाय एक सुकून पहुंचा रहा था। सुरभि ने सिद्धार्थ से नजरें हटाई और हाथ में पकड़े रुमाल से अपने आंसू पोंछे और फिर बहती हुई नाक भी उसी रुमाल से पोंछकर सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने उस रुमाल को चुटकी से पकड़ा और बेंच के किनारे पर रख दिया। उसने पानी का बोतल सुरभि की तरफ बढ़ाया और कहा, अभी तुम्हें ठीक लग रहा है? थैंक्स एंड आई एम सॉरी। सुरभि ने पानी पीकर कहा। सॉरी किस लिए? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा। वो मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी ना, इसलिए। सुरभि ने धीरे से कहा। उसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। सुरभि ने सुना तो हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, थैंक्स क्यों? वो काफ़ी बोरिंग डेट थी। उस लड़की को मुझसे ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अकेले इस डेट पर आया हूँ, सो तुमने उसे स्पॉइल करके ठीक ही किया। सिद्धार्थ ने सामने देखते हुए एक गहरी सांस लेकर कहा। सुरभि ने सुना तो सिद्धार्थ को देखने लगी। जितना बुरा वह सिद्धार्थ को समझती थी उतना बुरा वह था नहीं, बस अवनी को परेशान करने की वजह से वह सुरभि की नज़रों में बुरा बन चुका था। सिद्धार्थ को खामोश पाकर सुरभि ने सामने देखा और कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, उसके लिए आई एम सॉरी। वैसे भी मैं यहाँ से जा रही हूँ तो सोचा जाने से पहले तुम्हें सॉरी कह दूँ। सुरभि के मुंह से जाने की बात सुनकर न जाने क्यों सिद्धार्थ को अजीब सा महसूस हुआ। उसने गर्दन घुमाकर सुरभि को देखा और कहा, तुम चली जाओगी? हाँ, कहते हैं हर रिश्ते में एक आखिरी कोशिश करके देखनी चाहिए। मैं भी वापस जाकर अनिकेत को समझाने की कोशिश करूंगी, क्या पता उसे मेरा प्यार समझ आ जाए, सुरभि ने उदास होकर कहा। सिद्धार्थ ने सुना तो सामने देखा और धीरे से बड़बड़ाया, तुम में और अवनी में कोई खास फर्क नहीं है। हर रिश्ते में आखिरी कोशिश जरूरी नहीं होती। तुमने कुछ कहा? सिद्धार्थ को बड़बड़ाते देखकर सुरभि ने पूछा। नहीं, गुड लक, अपना ख्याल रखना। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए, सिद्धार्थ ने उठते हुए कहा। चलना चाहिए? हाँ, तुम चाहते तो थोड़ी देर यहाँ और बैठ सकते थे, पर लगता है तुम भी मेरा दुख सुनकर परेशान हो गए हो, इसलिए मुझसे दूर भागना चाहते हो। तुम मुझसे घर छोड़ने के लिए भी तो पूछ सकते थे ना। हाँ, सही है, सही कहती है अवनी, तुम इतने अच्छे भी नहीं हो। सुरभि के होठ धीरे से बुदबुदाए और साथ ही उसके चेहरे के हाव भाव भी बदल गए। तुमने कुछ कहा? सिद्धार्थ ने पूछा। नहीं, बाय, तुम भी अपना ख्याल रखना। आई विश हम दोबारा फिर ना मिले, सुरभि ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन आज उसकी मुस्कुराहट हमेशा वाली खुशी नहीं थी, बल्कि एक तंज था। सुरभि के कहे आखिरी शब्द न जाने क्यों सिद्धार्थ को चुभन का एहसास दे गए। वह कुछ देर तक एकटक सुरभि को देखता रहा और फिर वहां से चला गया। सिद्धार्थ के जाने के बाद भी सुरभि वहीं बैठी रही और अपनी बिखरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। यहाँ से उसे अब एक कठिन फैसला लेना था और सुरभि वही नहीं ले पा रही थी। सिद्धार्थ अपनी गाड़ी में आ बैठा और वहां से निकल गया। गाड़ी की स्पीड सामान्य थी और सिद्धार्थ स्टीयरिंग पर हाथ टिकाए किसी सोच विचार में उलझा था कि तभी आंखों के सामने सुरभि से हुई मुलाकात वाले पल आने लगी। सुरभि का बार बार उससे टकराना, उसका सिद्धार्थ पर चिल्लाना, उसे परेशान करना, उसे सताना, उसके सामने नशे में बात करना, लड़खड़ाना और इन दिनों बात करते करते एकदम से रो देना, सब सिद्धार्थ की आंखों के सामने चल रहा था। सिद्धार्थ ने सुरभि के ख्यालों से खुद को दूर करने के लिए खिड़की से बाहर देखा। तभी उसके कानों में गूंजी सुरभि की कही बात, मैंने तुम्हें परेशान किया, उसके लिए आई एम सॉरी। वैसे भी मैं यहाँ से जा रही हूँ तो सोचा जाने से पहले तुम्हें सॉरी कह दूं। सिद्धार्थ ने गाड़ी साइड में रोकी और खुद में ही बड़बड़ाया, वो जा रही है ये सुनकर मैं इतना ऑकवर्ड फील क्यों कर रहा हूँ। हाँ, और मेरा दिल क्यों चाह रहा है कि उसके जाने से पहले मैं उसे एक बार और देख लूँ। अजीब है यार, वो लड़की मुझे कभी पसंद नहीं थी, फिर भी मुझे उसके लिए परवाह हो रही है। सुरभि के बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ एक बार फिर उलझ गया। उसने गाड़ी घुमाई और वापस उसी जगह चला आया जहाँ कुछ देर पहले सुरभि के साथ बैठा था। सिद्धार्थ गाड़ी से नीचे उतरा और बेंच की तरफ आया तो खाली बेंच देखकर उसका मन उदास हो गया। वह उस खाली बेंच पर आ बैठा और खामोशी से अपने बगल वाली खाली जगह को देखने लगा जहाँ कुछ देर पहले सुरभि बैठी थी।
आनंद निलय अपार्टमेंट, पनवेल। दोपहर में सोया पृथ्वी शाम तक सोता रहा। अवनी मंदिर जाने के लिए तैयार थी और पृथ्वी के उठने का इंतजार कर रही थी। जब पृथ्वी नहीं उठा तो अवनी उसके पास आई और उसका कंधा थपथपा कर कहा, पृथ्वी, पृथ्वी उठो, शाम हो चुकी है। पृथ्वी उबासी लेते हुए उठा। उसने अवनी को तैयार देखा तो कहा, तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। चलो उठो और तैयार हो जाओ, तुम मुझे मंदिर लेकर जा रहे हो। अवनी ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। पृथ्वी वहीं सोफे पर पड़ा पड़ा अंगड़ाई लेता रहा और धीरे से खुद में ही बड़बड़ाया, शादी के बाद रोमांस होता है, प्यार होता है, लेकिन मैडम जी को तो मंदिर जाना है। अरे अब क्या मांगना है महादेव से? मैं मिल तो गया, अब क्या महादेव जी को नीचे बुलाने का इरादा है? अवनी ने गैस पर पृथ्वी के लिए चाय चढ़ाई और दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। पृथ्वी अभी भी सोफे पर उल्टा लेटा था। ये देखकर अवनी ने कहा, पृथ्वी, तुम्हें इतना भी आलसी नहीं होना चाहिए, चलो उठो। पृथ्वी उठा और वॉश बेसिन के सामने आकर मुंह धोने लगा। उसने मुंह धोया और पहुंचते हुए किचन में चला आया। अवनी तब तक चाय कप में छान चुकी थी। उसने कप पृथ्वी की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम चाय पी लो, तब तक मैं कपड़े तय कर देती हूँ। पृथ्वी ने कप लेकर कहा और अवनी के पीछे पीछे हॉल में चला आया। अवनी ने सूखे हुए कपड़े बालकनी से उठाए और तय करके अंदर रख दिए। पृथ्वी भी तब तक अपनी चाय खत्म कर चुका था। उसने कपड़े बदले और अवनी के साथ फ्लैट से बाहर निकल गया। शाम के 6 बज रहे थे। सोसाइटी के बाहर ही खड़ा आलीशान मंदिर था। पृथ्वी अवनी के साथ वहां चला आया। दोनों ने दर्शन किए और बाहर आते हुए अवनी ने कहा, पृथ्वी, ये जगह कितनी शांत और सुकून भरी है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ ठीक है। थोड़ी देर क्यों, आपको जितनी देर बैठना है बैठ सकती हो। जब तक तुम यहाँ हो मैं एटीएम होकर आता हूँ, पृथ्वी ने कहा। चलेगा, अवनी ने मुस्कुरा कर कहा। पृथ्वी वहाँ से चला गया और अवनी वही मंदिर की सीढ़ियों पर चबूतरे के पास आकर बैठ गई। शाम का वक्त, ढलता सूरज और उस पर ठंडी हवाएं अवनी के मन को सुकून और दिमाग को शांति एक साथ पहुंचा रहे थे। सुकून सिर्फ अवनी के मन में ही नहीं बल्कि चेहरे पर भी दिखाई पड़ रहा था। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, वहिनी, आज आपने मंदिर आने का मन कैसे बना लिया? आप तो कभी इस मंदिर नहीं आती हैं। अवनी ने पलट कर देखा। नीलम भुआ लता के साथ सामने से चली आ रही थी। लता को वहां देखकर अवनी का दिल धड़क उठा और उसे रात वाले पल याद आ गए जब लता ने कितनी नफरत से उसे देखा था। लता को यहाँ देखकर कहीं पृथ्वी उस रात की तरह से गलत ना समझ ले, सोचकर अवनी ने वहां से जाना ही बेहतर समझा। वह सर झुकाकर जैसे ही लता के बगल से गुजरी, लता की नजर अवनी पर पड़ी और उन्होंने कहा, सुनो। अवनी ने सुना तो उसका दिल धड़क उठा। लता ने सामने से उसे आवाज दी थी। अवनी लता की तरफ पीट करके खड़ी थी। जब उसने लता की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो लता ने फिर कहा, मैं तुमसे ही बात कर रही हूं। अवनी ने एक गहरी सांस ली और लता की तरफ पलटकर कहा, जी कहिए। लता ने अवनी को देखा। साधारण सलवार सूट, कंधों पर दुपट्टा, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, ललाट पर छोटी लाल बिंदी, सलीके से बने बाल, हाथों की कलाइयों में चूड़ियां। अवनी सादगी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। नीलम ने देखा कि लता कहीं खो गई है तो उसने लता की बाह छूकर धीरे से कहा, वहिनी बात करो ना। हाँ, इस होली क्या तुम अपने घर जाने वाली हो? लता ने चौंक कर पूछा। घर का नाम सुनते ही अवनी के चेहरे पर उदासी के भाव तैरने लगे। घर से तो उसे उसी दिन निकाल दिया गया था जब उसने सबके सामने पृथ्वी का हाथ थामा था, और उसके बाद आज तक किसी ने उसे फोन तक नहीं किया, न ही जानने की कोशिश की कि वह कहाँ है और किस हाल में है। अवनी को खामोश देखकर लता ने कहा, हमारे यहाँ शादी के बाद पहली होली में लड़कियां अपने ससुराल में नहीं रहती। पृथ्वी ये बात नहीं जानता, इसलिए तुम उसे याद दिला देना। अवनी ने सुना तो लता की तरफ देखा। अवनी तो इसी में खुश थी कि आज लता ने उससे बात की और उस पर गुस्सा नहीं किया, ना ही उसके लिए नफरत दिखाई। जी मैं उन्हें बता दूंगी, अवनी ने कहा। चले वहिनी, मंदिर में आरती का समय हो गया है, नीलम ने कहा और लता के साथ वहां से चली गई। उन्हें जाते देखकर अवनी मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में नमी थी। उसने मंदिर की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू महादेव, आज पृथ्वी की आई ने मुझसे बात की।
बस वो जल्दी से पृथ्वी को भी माफ़ कर दे। थैंक यू। कितना थैंक यू बोलती हो ना तुम उनको। अवनी के पीछे खड़े पृथ्वी ने कहा। अवनी चौंक कर पलटी और कहा, तुम कब आए? जब तुम उन्हें थैंक यू बोल रही थी। वैसे तुम उनको थैंक यू क्यों कह रही थी? पृथ्वी ने पूछा, क्योंकि वह अवनी की पूरी बात सुन नहीं पाया था। उसने बस आखिरी 2 शब्द थैंक यू महादेव सुना। क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में तुम्हें भेजा, इसलिए। आप चले? अवनी ने मुस्कुराकर कहा। हाय, तो फिर ये थैंक यू तुम्हें मुझसे कहना चाहिए, ना कि उनसे। पृथ्वी ने अवनी के पीछे आते होते कहा। पृथ्वी, हम दोनों एक दूसरे को तब मिले जब हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ भी नहीं रहे थे। ये महादेव का ही तो चमत्कार है ना, 2 ऐसे लोगों का मिल जाना। अवनी ने चलते चलते पृथ्वी की तरफ दिखकर कहा। हाँ, ये तो सच है। मैं बनारस को सवाल लेकर गया था और देखो, जवाब में मुझे तुम मिल गई, पृथ्वी ने कहा। दोनों वापस सोसाइटी के अंदर चले आए और बातें करते हुए फुटपाथ पर चलने लगे। अवनी खामोशी से सब सुन रही थी, क्योंकि पृथ्वी ही कुछ न कुछ बोले जा रहा था। अवनी के जहन में लता की कही बातें चल रही थी। उसने चलते चलते पृथ्वी से कहा, पृथ्वी, क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा रिवाज है कि होली पर लड़की अपने ससुराल में नहीं रह सकती? पता नहीं, पर हाँ, साक्षी भाभी अपनी पहली होली पर हिमांशु भैया के घर न रहकर हमारे घर रुकी थी। मैंने जब आई से पूछा तो उन्होंने कहा कि पहली होली पर लड़कियां अपने पति के घर में नहीं रहती है। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? पृथ्वी ने कहा। फिर तो मुझे भी नहीं रहना चाहिए, है ना? अवनी ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं ये सब नहीं मानता। हम साथ रहेंगे, पृथ्वी ने कहा। भाग जा। नहीं पृथ्वी, रीति रिवाज ऐसे ही नहीं बनाए जाते। अगर ऐसा कुछ रिवाज है तो ज़रूर उसका कोई मतलब होगा ना, अवनी ने कहा। हाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको अपने घर के अलावा और कहाँ छोड़ सकता हूँ? हमारा तो कोई दूसरा घर भी नहीं है, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने सुना तो चुप हो गई। सही तो कह रहा था पृथ्वी, ऐसे कैसे वह अवनी को किसी भी घर में छोड़ सकता था। वह खामोशी से आगे बढ़ गई तो पृथ्वी ने कहा, वैसे होली में अभी बहुत टाइम है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए तो फिर हम 2 दिन के लिए सिरोही चलेंगे, सुरभि के पास। अवनी ने सुना तो खुशी से पृथ्वी की तरफ देखा और पृथ्वी ने मुस्कुराकर हामी में गर्दन हिला दी। सनशाइन होटल, वाशी। वेलकम मिस्टर मौर्य, आप अकेले आए हैं? आपके मैनेजर क्या नाम है उनका? देसाई सर के पीए भरत ने अटक कर कहा। पृथ्वी उपाध्याय, जयदीप ने सधे हुए स्वर में कहा। हाँ पृथ्वी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे? भरत ने पूछा। दरअसल वो कहीं बिजी हैं, तो उनका आना नहीं हो पाया। उन्होंने कहा है कि वो कल सुबह आकर मिस्टर देसाई से खुद मिल लेंगे और जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे, जयदीप ने कहा। ओह कोई बात नहीं, सर वहाँ है, आइए, भरत ने जयदीप को अपने साथ ले जाते हुए कहा। जयदीप ने अपने साथ आए अंकित और लीगल टीम मेंबर अविनाश से वहीं रुकने को कहा और खुद भरत के साथ आगे बढ़ गया। जयदीप ने आकर देसाई सर से हाथ मिलाया और कहा, आज के मीटिंग में जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सर। एक इमरजेंसी की वजह से पृथ्वी को मीटिंग छोड़कर जाना पड़ा, अदरवाइज ही इज़ सो प्रोफेशनल। इट्स ओके मिस्टर मौर्य, हमारी कंपनी के रिलेशन आपसे हैं, आपके मैनेजर से नहीं। हाँ, वो आज की पार्टी में आते तो मेरा उनसे मिलना हो जाता, देसाई सर ने कहा। वो कल सुबह आपके ऑफिस आकर आपसे मिल लेंगे सर, जयदीप ने कहा। मिस्टर मौर्य, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। गुस्से में आकर उसने डील कैंसिल कर दी। आप तो जानते ही हैं आजकल के जवान बच्चों में पेशेंस थोड़ा कम होता है और वो हर छोटी बात को अपने ईगो पर ले लेते हैं। प्राची की तरफ से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, देसाई सर ने सहजता से कहा। सर, माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे मिस देसाई से कोई शिकायत नहीं है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जयदीप ने कहा। हाँ कहो ना, मिस्टर देसाई ने कहा। आगे से आपकी कंपनी की मीटिंग अगर आपके मैनेजर या आप खुद अटेंड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जयदीप ने गंभीर स्वर में कहा। जी बिल्कुल, तो आज की डील फाइनल करें, मिस्टर देसाई ने कहा और जयदीप को साथ लेकर वहां से चले गए। आज की मीटिंग में प्राची तैयार होकर बहुत ही महंगी और खूबसूरत ड्रेस पहनकर आई थी। आज वह भला की खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में सबकी नज़रें उसी पर थी, लेकिन उसकी नज़रें किसी और को ढूंढ रही थी। प्राची को पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दिया।
तो उसने अपने मैनेजर नीलेश के पास आकर कहा, क्या पृथ्वी आज की पार्टी में नहीं आया? नहीं मैम, जयदीप सर ने बताया कि वह किसी ज़रूरी काम में बिजी हैं। कल सुबह ऑफिस आकर आपसे और सर से मिलेंगे। नीलेश ने अपनी ड्रिंक पीते हुए धीरे से कहा। प्राची ने सुना तो मुस्कुराहट उसके होठों से गायब हो गई और चेहरा मुरझा गया। उसे अब ये पार्टी बेजान लगने लगी। उसने काउंटर पर रखा ड्रिंक उठाया और एक सांस में गटक गई। प्राची वहां से चली गई और नीलेश उसे जाते हुए देखता रहा। देर रात हॉल के सोफे पर बैठा पृथ्वी अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और अवनी कमरे में सो रही थी। पृथ्वी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और अगली सुबह से प्रोजेक्ट को लेकर उसे विक्रम कपूर से मिलना था, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला था। पृथ्वी इत्मीनान से अपना काम कर ही रहा था कि तभी सामने टेबल पर पड़ा अवनी का फोन बजा। पृथ्वी ने पहली बार इग्नोर किया, लेकिन फोन 2-3 बार और बजा तो पृथ्वी ने फोन उठाकर देखा। सुरभि का मैसेज था। ये देखकर पृथ्वी मुस्कुरा उठा। उसने मैसेज खोलकर देखा तो उसके होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। पृथ्वी ने अपना लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और अवनी का फोन जेब में डालकर फ्लैट से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, सुरभि के चले जाने की बात सुनकर क्यों उदास हुआ सिद्धार्थ? क्या नीलम की बातों में आकर लता करने वाली है अवनी को हर्ट? आखिर सुरभि ने ऐसा क्या भेजा जिसे पढ़कर परेशान हो गया पृथ्वी? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।